मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में आज हम async await पढ़ेंगे। async await फंक्शन always returns a promise. Await pauses the execution of its surrounding. Async function until the promises is settled. Async await दो कीवर्ड्स हैं जो JS के अंदर जिनका काम होता है एसिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग को सिंपल बनाना, क्योंकि कॉल बैक हेल्थ तो बहुत डिफिकल्ट है। प्रॉमिस चेनिंग ने थोड़ा सा सिंपल किया, अब async और await और सिंपल कर देगा चीजों को। async कीवर्ड हम फंक्शन के साथ उसे यूज करते हैं। हम किसी भी नॉर्मल फंक्शन को async फंक्शन बना सकते हैं और एक async फंक्शन ऑलवेज प्रॉमिस रिटर्न करता है। चलिए एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन हेलो और यहाँ पर लिखेंगे हम console.log में हेलो। इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए हेलो प्रिंट हो रहा है। अब हम इस फंक्शन के सामने async कीवर्ड लिख सकते हैं तो ये async फंक्शन हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसे रन करेंगे हेलो प्रिंट होगा, लेकिन साथ ही ये ऑटोमेटिकली प्रॉमिस रिटर्न करता है। लेकिन हमने कभी डिफाइन ही नहीं किया कि कौन सा प्रॉमिस रिटर्न करना है, क्या रिजॉल्व होगा। हमने रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं लिखी है, पर जैसे ही आपने async लिख दिया मतलब इस फंक्शन का काम है रिटर्न अ प्रॉमिस कंपल्सरीली। तो async फंक्शन का हमारे पास ये मतलब होता है अब किसी भी फंक्शन को हम चाहे तो async बना सकते हैं। दूसरा कीवर्ड है हमारे पास await कीवर्ड। await मीन्स इन इंग्लिश टू वेट, किसी चीज का इंतजार करना। await pauses the execution of its surrounding। async फंक्शन अगर हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं जिससे हमें पता है कि इससे कोई प्रॉमिस आने वाला है, तो अगर इसी फंक्शन के सामने हम await लिख देते हैं तो await वेट करेगा प्रॉमिस का और await आसपास वाली सारी एग्जीक्यूशन को रोक कर वेट करेगा जब तक हमारा प्रॉमिस हमारे पास सेटल नहीं हो जाता। मतलब जब तक प्रॉमिस पेंडिंग है तब तक हम वेट ही करेंगे। await कीवर्ड को हम सिर्फ किसी async फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, await को हम नॉर्मली यूज नहीं कर सकते। तो चलिए एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने इसी फंक्शन के आगे async लगाते हैं और इसे देखिए यहाँ पर हमारा हेलो प्रिंट हो रहा है और साथ में देखिए प्रॉमिस भी प्रिंट हो रहा है और ये फुलफिल्ड है। ठीक है, इसका जो स्टेट है वो फुलफिल्ड है। प्रोटोटाइप प्रॉमिस है और स्टेट फुलफिल्ड है। इसके पहले जब हमने बनाया था प्रोग्राम जहाँ पर हमने async यूज नहीं किया था, तब देखिए नॉर्मल हेलो प्रिंट हो रहा था, इसके साथ में कुछ भी कोई प्रॉमिस प्रिंट नहीं हो रही थी। ठीक है, प्रॉमिस रिटर्न नहीं कर रहा था ये हमें। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे इसके सामने async कीवर्ड यूज किया, देखिए हेलो प्रिंट हो रहा है, साथ ही प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब हम एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं API के नाम से। मान लीजिए कोई API है जो हमें वेदर का डेटा देगा, तो उसके लिए यहाँ पर हम फंक्शन API यहाँ पर रिटर्न करा लेते हैं न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट और इसके बाद यहाँ पर हम सेट टाइम आउट लगा लेते हैं। सेट टाइम आउट ले लिया है और यहाँ पर हम console.log करा लेते हैं वेदर डेटा। नेक्स्ट लाइन पे रिजॉल्व, यहाँ पर हम कोई वैल्यू दे देते हैं 200 और यहाँ पर हमने 2 सेकेंड का टाइम लगा सेट किया हुआ है। और यहाँ पर हम बनाएंगे async फंक्शन गेट वेदर डेटा और यहाँ पर await API। देखिए प्रोग्राम हमारा बन गया है। अब इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे गेट वेदर डेटा। देखिए पहले इसने प्रॉमिस रिटर्न किया और फिर 2 सेकेंड के बाद वेदर डेटा प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने वहाँ पे सेट टाइम आउट में 2 सेकेंड्स का टाइम लगाया हुआ है। मैं आपको फिर से रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। पहले हम यहाँ पर गेट वेदर डेटा दिया तो देखिए इसने प्रॉमिस रिटर्न किया पहले और उसके 2 सेकेंड के बाद वेदर डेटा प्रिंट हुआ। ठीक है, अगर हमें इस API को 2 बार कॉल करनी है तो पहले हमें फर्स्ट टाइम डेटा चाहिए, दोबारा हमें फिर से डेटा चाहिए, तो हम await API फर्स्ट कॉल लगा सकते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट कॉल जाएगी हमारा सारा एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। इस फंक्शन का मीन्स है पहले ये काम होगा तभी बाकी के सारे काम होंगे। फिर हम दूसरी कॉल लगाएंगे तो फिर सेकंड कॉल जाएगी, तो पहले फर्स्ट कॉल कंप्लीट होगी तभी सेकंड कॉल कंप्लीट होगी। तो अगर हमें 2 बार चाहिए तो यहाँ पर हम एक बार और फिर से await API को कॉल कर लेंगे। ठीक है, देखिए सेव किया हमने। अब इसे रन कराते हैं। अब यहाँ लिखेंगे गेट वेदर। देखिए हमने गेट वेदर डेटा लिखा, देखिए प्रॉमिस रिटर्न हुआ, वेदर डेटा प्रिंट हुआ, उसके 2 सेकंड के बाद फिर से दूसरा वेदर डेटा प्रिंट हो गया। देखिए मैं आपको फिर से रिफ्रेश करके दिखाती हूँ।
गेट वेदर डेटा, क्योंकि हमने 2-2 सेकंड का टाइम उसमें लगाया हुआ है ना, इसलिए हमारा रिजल्ट आउटपुट जो है 2-2 सेकंड के बाद आ रहा है। देखिए प्रॉमिस रिटर्न हुआ, वेदर डेटा आया 2 सेकंड के बाद और उसके 2 सेकंड के बाद फिर से दूसरा डेटा। ठीक है, अब यही जो सेम कॉन्सेप्ट है असिंक अवेट का, इसे हम यूज करेंगे अपने बेसिकली हमारे लिए प्रॉब्लम कि कैसे हम एसिंक्रोनाइज में वेट करें, कैसे इस तरह की कंडीशन क्रिएट करें कि पहले काम हो तभी दूसरा काम हो, मतलब पहले हमारा फर्स्ट काम कंप्लीट हो तब दूसरा काम हो और दूसरा काम हो तभी तीसरा काम हो। तो उस काम के लिए असिंक अवेट हमारे लिए एक सूटेबल सिंटैक्स हमें प्रोवाइड करता है। अब असिंक अवेट को यहाँ कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे फंक्शन गेट डेटा के अंदर डेटा आईडी रिटर्न न्यू प्रॉमिस। अब यहाँ हम सेट टाइम आउट लगाएंगे। अब यहाँ पर हम असिंक फंक्शन बनाया हमने, यहाँ पे गेट ऑल डेटा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अवेट गेट डेटा, इसमें डेटा 1 इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर डेटा 2 और यहाँ पर डेटा 3। अब इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे गेट ऑल डेटा। देखिए प्रॉमिस रिटर्न किया इसने, फिर डेटा 1 प्रिंट हुआ, फिर डेटा 2 और फिर डेटा 3। अब यहाँ पर हम एक console.log लगा लेते हैं गेटिंग डेटा 1 और इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम डेटा 2 कर लेते हैं, यहाँ पर एक और पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम डेटा 3 कर लेते हैं, यहाँ पर भी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम डेटा 4 कर लेते हैं और यहाँ पर एक बार और पेस्ट कर लिया डेटा 5 गेट डेटा 5। देखिए प्रोग्राम हमारा बन गया है। अब इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए गेटिंग डेटा 1 गेटिंग डेटा 2 गेटिंग डेटा 3 गेटिंग डेटा 4 गेटिंग डेटा 5 और डेटा 5 प्रिंट हो रहा है। अब इसी तरह से हमें 5 टाइम्स अलग अलग आईडी के साथ डेटा को एक्सेस करना हो तो उसको सिंपली हम इसी तरह से लिखते हैं, यानी अवेट कराने का मतलब है हमने पहले से पता है कि ये जो कॉल जा रही है इसके लिए वेट किया जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बेसिकली अब इस कोड को हम पढ़कर देखेंगे तो हमें कंपैरेटिवली काफी इजी कोड लगेगा कॉल बैक हेल और प्रोमिसेस चेन के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से हमारे असिंक अवेट काम करते हैं। अब हम वो तीनों कोड ही देखेंगे कि क्यों हम कॉल बैक हेल से प्रॉमिस चेन और प्रॉमिस चेन से असिंक अवेट में क्यों जा रहे थे। तो देखिए ये है हमारे कॉल बैक हेल का कोड। इसमें देखिए पहले हमने गेट डेटा 1 दिया, फिर उसमें एरो फंक्शन बनाया हुआ है, फिर गेटिंग डेटा 2, फिर देखिए गेट डेटा 2 किया है, फिर गेटिंग डेटा 3 किया है और सारे ही एरो फंक्शन में डाले हुए हैं हमने। ठीक है, ये हमारा कॉल बैक हेल का प्रोग्राम है। और देखिए ये है हमारा प्रॉमिस चेन, ये हमारे प्रॉमिस चेन का कोड है और ये है हमारा असिंक अवेट। असिंक अवेट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसीलिए असिंक अवेट बहुत ज्यादा यूजफुल होता है और बहुत काम के होते हैं। एंड एक और चीज हमें ध्यान रखनी है जनरल प्रोग्रामिंग में कि कभी भी हमारे पास चॉइस होती है तो हम असिंक अवेट को यूज करते हैं या फिर प्रोग्रामिंग में हम डॉट देन यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉट देन डॉट कैच इन्हें हम कभी भी यूज ही नहीं करते, यूज करते हैं, बट जनरली जहाँ डॉट देन डॉट कैच यूज होता है वहाँ असिंक अवेट यूज नहीं होता है और जहाँ असिंक अवेट यूज होता है वहाँ पर डॉट देन और डॉट कैच यूज नहीं होते हैं। और मैक्सिमम हम असिंक अवेट यूज करेंगे बिकॉज इट इज वेरी बेटर वे ऑफ प्रोग्रामिंग, इट इज अ सिंपलर वे टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो हम देख रहे हैं, वो ये है कि जैसे हम ये चेनिंग वाला कोड लिख रहे थे या हम कॉल बैक हेल वाला कोड लिख रहे थे, तो इसमें अगर हमें नॉर्मली कोड लिख रहे हैं तो उसे हम किसी फंक्शन में डालने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा, इसको हम किसी फंक्शन में डालने की जरूरत नहीं है। पर जब भी हमें असिंक अवेट को यूज कर रहे हैं हमें इस कोड को एक फंक्शन के अंदर डालना पड़ता है और फिर उस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है फर्स्ट टाइम, और ये अननेसेसरली कॉल है। इससे बचने का भी एक और तरीका होता है जावास्क्रिप्ट में और ये तरीका है IIFE, इसे हम इफी भी कहते हैं। तो इफी को पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।
आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।